स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग बने रहिए और कंटिन्यू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि कनारी धारा कहाँ प्रवाहित होती है। तो हमारे पास जैसे चार ऑप्शन है: अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट, अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट, एशिया के पूर्वी तट के निकट और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। तो हमारी कनारी जो धारा है वो कहाँ प्रवाहित होती है, तो वो हमारी धारा होती है बी नंबर, यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट के जो निकट है वहां पर कनारी धारा प्रवाहित होती है। तो कनारी एक धारा जो है वो एक ठंडी धारा है जो कि उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मलेरिया तथा केप वर्डे के बीच में प्रवाहित होती है। इसकी गति जो होती है वो 8 से 30 मील प्रतिदिन होती है। यह धारा जो है विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है और इस धारा की उत्पत्ति में व्यापारिक पवनों का हाथ भी बताया जाता है। तो कनारी धारा एक ठंडी धारा है। देखिए एक क्वेश्चन के साथ हम कई एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं उनको भी समझते हुए चलेंगे। तो कनारी धारा जो है वो अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट है, जो कि एक ठंडी धारा है जिसकी गति कितनी है, 8 से 30 मील प्रतिदिन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म हमें सुमेलित नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि जो लैब्राडोर धारा है वो उत्तरी प्रशांत की नहीं है, यह एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। हम्बोल्ट जो धारा है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर की है। फॉकलैंड धारा है जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। और मोजाम्बिक धारा जो है वो हिंद महासागर की है। और लैब्राडोर है वो भी एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। ये जो धाराएं दोनों हैं वो एक ही है, लैब्राडोर और फॉकलैंड। तो इस वजह से इसमें नहीं पूछा गया, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सूर्य, ध्यान समझे, जब सूर्य, माना कि ये जो हमारा सूर्य है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों के एक सीध में होते हैं, जैसे ये सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा चंद्रमा हो गया। तो ध्यान रखिए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, जैसे एक ही सीध में हो गए, तो हमारी जो पृथ्वी है वो यहाँ है और ये चंद्रमा है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को हम लोग सिजगी के नाम से जानते हैं। जब तीनों एक ही सीध में होते हैं तो उसे हम लोग सिजगी के नाम से जानते हैं। देखिए इसकी थ्योरी देखेंगे कि जो सिजगी है वो सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा, यानी जब एक सरल रेखा का मतलब एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस स्थिति को हम लोग युति, व्यति या सिजकी कहते हैं। यानी जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो उस स्थिति को हम लोग युति, व्यति या सिजकी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को हम लोग सिजकी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है, यानी उत्तरी भारत में जब सर्दियों में वर्षा जो होती है तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है कि पश्चिम से आने वाले चक्रवात क्या होते हैं। जब शीत ऋतु में कई चक्रवर्ती अवदाब भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चलते हैं, वो वे उत्तर भारत में पहुंचते हैं तथा उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में कुछ वर्षा करते हैं। औसतन प्रतिमाह इनकी संख्या कितनी होती है, 4 से 5 होती है, परंतु दिसंबर से फरवरी तक के मध्य इनकी तीव्रता बढ़ जाती है।
तो यानी उत्तरी भारत में जब शीतकालीन वर्षा होती है उसका जो कारण होता है पश्चिम से आने वाले जो चक्रवात होते हैं उनके कारण उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन गर्म धारा है, यानी जैसे कि हमारे पास 4 टाइप की जो धाराएं हैं इसमें से हमें गर्म धारा बता, जैसे कि मैंने बताया था कनारी धारा और वेगुला धारा और फेरवियन धारा। ये जो सब धाराएं हैं वो कैसी है, एक ठंडी धारा है। इसमें से गर्म धारा है ब्राजील की धारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। यानी ब्राजील की एक धारा क्या है, उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म धारा है। इसका आविर्भाव दक्षिण विषुवत रेखीय धारा के सनरांग के पास ब्राजील तट से टकराकर द्विशासन के कारण होता है और एक शाखा उत्तर की ओर तथा दूसरी दक्षिणी शाखा ब्राजील धारा के नाम से जानी जाती है। तो फेरविन धारा, कनारी धारा, वेगुला धारा एक कैसी है, एक ठंडी धारा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पारिस्थितिक मंडल, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट। पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायुजल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं। पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायुजल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रक्रिया करते हैं। यह कथन किसका है, तो पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायुजल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी दासमैन का, किसका, दासमैन। यह परिभाषा RF दासमैन ने 1976 में दिया। इनके अनुसार भौतिक पर्यावरण में जो रहने वाले जीव अलग नहीं किया जा सकता। जीवमंडल मिट्टी, सेल, जल तथा वायु जो है वो पतली परत है जिसमें सभी पारस्परिक जो है अंतर संबंध स्थापित करते हैं। चलिए नेक्स्ट, जीवमंडल। देखिए क्वेश्चन आता है कि जीवमंडल शब्द का व्यापार स्तर पर प्रयोग करने का श्रेय किसका है, यानी जीवमंडल का जो व्यापार स्तर पर प्रयोग करने का जो श्रेय है वो किसका है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी है। वर्नाड्स्की जो है उन्होंने जीवमंडल शब्द का व्यापार स्तर पर प्रयोग किया है। पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय किसे जाता है, यानी जब पृथ्वी पर जो पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय किसको जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पादप विवरण को। किसको जाता है, पादप विवरण को। यानी जब धरातल पर वनस्पतियों में वितरण में पर्याप्त असमानता पाई जाती है तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, सागर तल से उच्च पर्वतों तक पादपों के वितरण में कटिबंधीय या वायुमंडलीय प्रारूप पाया जाता है। पादपों का विसरण उनके बीजों द्वारा तीव्र गति से होता है जो कई कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, पादप विवरण को। भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या कितनी है, तो जो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जो जीवोम है वो कितने हैं, 3 है। कितने, 3। यानी जब पारिस्थितिक तंत्र रूप से समस्त पादपों तथा प्राणियों को का सम्मिलित रूप में अध्ययन किया जाता है तो उसे बायोम या जीवोम कहते हैं। कैसे कहते हैं कि जब पारिस्थितिक रूप में समस्त पादपों तथा प्राणियों का सम्मिलित रूप में जब हम अध्ययन करते हैं उसे बायोम या जीवोम कहते हैं। इसके अंतर्गत महाद्वीप की उन सभी भागों के
समस्त पादप तथा प्राणियों को सम्मिलित करते हैं। इनकी विशेषताएं जो है प्रायः समान समान रहती हैं। प्रथम श्रेणी में 3 प्रकार के बायोम हैं, एक टुंड्रा बायोम, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय बायोम। यानी पहला कौन सा हमारा टुंड्रा बायोम, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, तीसरा उष्ण कटिबंधीय बायोम। द्वितीय श्रेणी में 10 प्रकार के हैं। कितने? 10 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ है तो वो कौन सा हुआ? यानी मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ है तो वो हुआ है मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवों। क्या हुआ है? यानी ऑप्शन नंबर सी, मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इस बायोम का विस्तार मध्य अक्षांशों के विभिन्न घास मैदानों तक विस्तृत है। इसमें मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका के लानोज, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका एवं भारत घास मैदान है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इसका प्रादुर्भाव प्राकृतिक पर्यावरण में मानव द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप तथा पलार्जन के फलस्वरूप हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? यानी निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक रेडजेल। रेडजेल जो है डार्विन के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी थी। विश्व में इसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। रेडजेल ने मानव भूगोल का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया, इसलिए इन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो मानव भूगोल की जो विचारधारा है वर्तमान में प्रचलित तो वो है नवनिश्चयवाद। कौन है? नवनिश्चयवाद। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नवनिश्चयवाद की अवधारणा अमेरिका में शुरू हुई। ग्रिफिथ टेलर इसके प्रवर्तन कर रहे हैं। इनका विश्वास था कि किसी देश के लिए सबसे उत्तम आर्थिक कार्यक्रम प्रगति द्वारा अधिक भाग में नियंत्रण का अनुसरण करना होगा। मानव किसी देश के विकास की गति को रोकने अथवा बढ़ाने में तीव्रता ला सकता है। यह महानगर के यातायात नियंत्रक के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम जो जैवमंडल है वो आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, नीलगिरी में। कहाँ किया गया था? नीलगिरी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी नीलगिरी जो है जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत सरकार ने 18 जगह पर स्थापित किए हैं। ये जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की जो रक्षा करते हैं। देश भर में कुल 18 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र हैं। प्रथम 1886 में नीलगिरी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, विपणन की सुविधा के लिए स्थापित किया गया अंतः स्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है? यानी विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतः स्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है? तो उसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। कौन सी है? मथुरा है। यानी विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतः स्थलीय तेल साधन शोधनशाला कौन कौन सी है? तो वो मथुरा है। यानी तेल क्षेत्र में निकाले गए कच्चे तेल में अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं। इनके द्वारा इन्हें दूर करके वितरण किया किया
जाता है। इस समय देश में कुल 29 से अधिक तेल शोधनशालाएं, इनकी स्थापना कच्चे माल तथा बाजार आधारित होती हैं। मथुरा रिफाइनरी बाजार आधारित है। इसके पास राष्ट्रीय राजधानी उत्तर प्रदेश के बाजार उपलब्ध हैं। निम्न में से कौन नियतवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन नियतवादी का जो विचारधारक नहीं था, समर्थक नहीं था? तो उसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। जो विलास है वो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लुसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द दिया। इस विचारधारा को वाइडल विलास ने संप्रदाय के रूप में विकसित किया। इसमें प्रकृति मानव को एक मार्ग के सहारे नहीं धकेलती, वह अनेक अवसर उपस्थित करती है। अन्य लोग इसे नियतवादी संप्रदाय से हैं, तो नियतवादी विचारधारा का जो समर्थक नहीं था तो वो
चलिए स्टार्ट करते हैं। भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो भिलाई नगर जो है वो किस वर्ग का है? तो वो औद्योगिक नगर का है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी कार नगर जीवन चालक शक्ति है। कार मुख्यतः अप्राथमिक क्रियाओं से संबंध होते हैं। तो कार नगर जीवन चालक शक्ति है। कार मुख्यतः अप्राथमिक क्रियाओं से संबंधित है, जिनमें वस्तु निर्माण, व्यापार, परिवहन, संचार एवं द्वितीय एवं तृतीय एक वर्ग समाहित है। भिलाई स्टील प्लांट एक औद्योगिक नगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं? तो जो नगरों के वर्ग हैं वो हैं 6 नगर, यानी भारत के को जो है 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में जो पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास हैं वो किस प्रतिरूप के होते हैं? तो वो होते हैं रेखीय प्रतिरूप के। किस प्रतिरूप के? यानी भारत गंगा यमुना के जो मैदानी भाग होते हैं तो उसमें किस प्रतिरूप के देखने को मिलते हैं? तो वो रेखीय रूप में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट। भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह कथन किसने कहा था? तो भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो यह बात कहते सी यानी फ्रेंच एवं टरबाथा ने। किसने कहा था? फ्रेंच एवं टरबाथा ने। यह कथन 1946 में फिंच और टरबाथा महोदय ने कहा था। शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है? तो हार्पून जो नामक है वो है एक्समो का। किसका? एक्समो। एक्समो सामान्यतः आर्कटिक टुंड्रा में सीमित है, बर्फ पर यात्रा के लिए स्लेज गाड़ी का उपयोग करते हैं और यह व्हेल मछली की हड्डियों से बनाई जाती है। व्हेल का शिकार करने के लिए हार्पून यंत्र का प्रयोग करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किए जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय जो होता है उसे जाना जाता है जैपोनिका के नाम से। किस नाम से? जैपोनिका के नाम से। यानी भारत में चावल की कृषि 3 प्रकार से की जाती है। एक तो छिटकाव विधि, कूड़ विधि, प्रतिरोपण विधि। तो जो प्रतिरोपण विधि से उत्पादन अधिक होता है इसके विकसित आय को जापानी विधि भी कहा जाता है, इसलिए इसके अंतर्गत जो पैदा किया जाता है उष्णकटिबंधीय उसे हम जैपोनिका के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो क्षेत्र है वो है मिनीसोटा। कौन सा है? मिनीसोटा जो है उसे विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापारिक खेती करने वाला प्रथम बड़ा देश है। इस प्रदेश का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र रेड नदी के से लेकर यूएसए में उत्तरी डकोटा तथा मिनीसोटा तक फैली है। इस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। भारत में किस किस्म की कहवा कॉफी उगाई जाती है? तो भारत में किस किस्म की कहवा खेती उगाई जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, यानी रोबस्टा जो है वो इसका ऑप्शन नंबर सही है। यानी कहवा अबिसीनिया मूल का पौधा है, दक्षिण भारत में अधिक पैदा किया जाता है। कहवा की 2 प्रमुख किस्में हैं, आ अरबिका, बी रोबस्टा। इसमें प्रथम ऊंचाई के भागों में 49% कहवा
क्षेत्र द्वितीय निचले ढालों पर 51% क्षेत्र में उगाई जाती है। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? तो निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? तो ए नंबर है नॉर्मन ई बोरलॉग को। तो हरित क्रांति का जो जन्मदाता माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में अगर देखें तो वो एम.एस. स्वामीनाथन है। यानी हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है यूएसए के डॉक्टर विलियम गेड ने किया था। ध्यान रखें, हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है वो यूएसए के डॉक्टर विलियम गेड ने किया था। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुआ। डॉक्टर नॉर्मन जो बोरलॉग हैं उन्होंने हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के तत्वाधान में गेहूं की उन्नति किस्म विकसित कर 1970 में उन्हें विश्व शांति का नोबेल भी मिला है। विश्व में 65% कोयले का उत्पादन किस देश से किया जाता है? तो विश्व में 65% कोयले का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? तो उसको रूस में होता है, लेकिन यहाँ पर स्टार लगा क्योंकि इसमें भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी है इसका, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर अभी ऑप्शनों के अनुसार कोई सही नहीं। सुएज नहर मिलाती है, तो सुएज जो नहर है वो किसे मिलाती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। सुएज नहर जलमार्ग मिस्र में भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया एक कृत्रिम जलमार्ग है। यह जलमार्ग 1869 में बनकर तैयार हो। इसकी लंबाई जो 165 तथा चौड़ाई 60 मीटर, गहराई और 10 मीटर से भी अधिक है। चलिए, किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? तो जो लाल धब्बा है वो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। मंगल ग्रह का सतह लाल धब्बे होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी के समान है। फोबोस और डीमोस इसके उपग्रह जो मैन है। विश्व को सबसे व्यस्तम बंदरगाह किसे कहा जाता है? विश्व को सबसे व्यस्तम बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो वो न्यूयॉर्क का है और उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग में सबसे महत्वपूर्ण समुद्रिक जलमार्ग है। इसमें विविध प्रकार के पदार्थों का सर्वाधिक परिवहन होता है और इस जलमार्ग के दोनों छोरों पर विश्व के अधिकांश बड़े पतन स्थित हैं। न्यूयॉर्क पतन विश्व में सबसे व्यस्तम है। दूसरे छोर पर इसे रॉटरडम व्यस्तम है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। जैसे कि पृथ्वी की बात की जाए तो वो 365 से 2 दिन है, यह बिल्कुल सही है। मंगल 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये गलत है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम लगता है वो 687 दिन लगते हैं। कितने? 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा। नेक्स्ट आता है बुध 88 दिन में, ये भी सही है। अरुण 84 दिन में, ये भी सही है। तो 37 का ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो 687 दिन में लगाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी दिया है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पृथ्वी जो है 20.8 करोड़, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पृथ्वी अपना चक्कर जो धुरी पे लगाती है तो वो 14.98 करोड़ लगाती है, यानी 14.98 करोड़ जो है चक्कर लगाती है। तो इसका ये गलत है।
चलिए नेक्स्ट, हेलीगेल तथा विल्सन क्या है? हेलीगेल तथा विल्सन क्या है? तो हेलीगेल विल्सन जो है वो धूमकेतु है। क्या है? धूमकेतु। हेली विल्सन गेल धूमकेतु है, आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है। सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा बिना पूंछ का होता है। हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई पड़ता है। सौरमंडल में 1 लाख धूमकेतु जो है वो विचरण करते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां तारा कहा जाता है? तो वो हमारा शुक्र है। शुक्र को जो है दूसरा निकटवर्ती तारा है सूर्य से, और यह पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करता है। किसमें? पश्चिम दिशा, पूर्व से पश्चिम दिशा में। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही उपाधि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किन 2 महाद्वीपों के नजदीक से गुजरती है? तो वो है सेंटा एंड क्रूज, यानी सेंटा क्रूज जो द्वीप है उनके नजदीक से होकर गुजरती है। पृथ्वी पर 180 अंश यामोत्तर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह स्थल खंडों को जोड़ते हुए निर्धारित की गई एक काल्पनिक रेखा है। इससे कई स्थानों पर विचलित किया गया है। किसी द्वीप समूह के द्वीपों के साथ रखने के लिए इसे पूर्व दिशा की तरफ मोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत फैले, यानी पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत पर जो है वो क्या फैले हुए हैं? तो वो अपसादी चट्टानें फैली हुई हैं। अपसादी चट्टानों को भूपृष्ठ के सर्वाधिक पाई जाती है, 75% भाग पर घेरे हुए है। शेष 25% भाग तथा आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टान से पाई जाती है। नेक्स्ट है, हीरे का मौलिक रूप क्या है? तो हीरे का जो मौलिक रूप है वो क्या? तो हीरे का जो मौलिक रूप है वो क्या है? तो हीरे का जो मौलिक रूप क्या है? तो वो कोयला है। यानी जब ताप, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रयोग से आग्नेय परतदार चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है, तो 2 रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसी प्रकार कोयले का रूपांतरण ग्रेफाइट या हीरा में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो वो जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अपसादी चट्टान वे चट्टान जिनका निर्माण विखंडित ठोस पदार्थ, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जमाव से होता है। इन्हें अपसाद विभिन्न परतें पाई जाती हैं। जीवावशेष यानी फोसिलिस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर के चारों ओर है। विश्व में ज्वालामुखी का वितरण एक निश्चित क्रम में पाया जाता है। विश्व की 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। इसे परिप्रशांत मेखला प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विश्व में अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी पेटी में स्थित हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो वो हमारा जो सुमेलित नहीं है उसका करेक्ट आंसर हमारा है सी नंबर, यानी
पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप, पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप, ये जो है वो काकाटुआ में है, हवाई द्वीप में नहीं है। कहां पर है? काकाटुआ, काकाटुआ, काकाटुआ में है। और विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है, और बाल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप में है। स्ट्रम्बोलियन ज्वालामुखी सिसिली में। तो इसमें नहीं पूछा गया, इस वजह से इसका आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है। विश्व का जो सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है तो वो है फ्यूजियामा, यानी प्रसुप्त या शांत ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं, परंतु इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण के लिए जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस तथा इंडोनेशिया का काकातोबा आदि जो है वो इसी प्रकार के ज्वालामुखी के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत प्रदेशों में निम्नलिखित में से ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्रायः क्रियाशील नहीं रहता है? तो वो है भौतिक, यानी बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों के टूट फूट कर टुकड़े होने की प्रक्रिया को भौतिक या यांत्रिक ऋतु क्षरण कहा जाता है। भौतिक अपक्षय ठंडी जलवायु या शीत कटिबंध वाले क्षेत्रों में पाने के कारण होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा है? ए नंबर भौतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा पर्वत बलित पर्वत नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आल्पस, यानी प्राचीन बलित पर्वत अब अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। इनका अपरदन बहुत समय पहले से शुरू हुआ था, अब इनका स्वरूप पठार, पहाड़ियां या मैदान जैसा हो गया है। इसमें यूरोप का यूराल, भारत का अरावली, अमेरिका का मोनेड नाइक प्रसिद्ध है। उसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। यूराल पर्वत भारत के किस श्रेणी के पर्वत है? तो यूराल जो पर्वत है वो ऑप्शन नंबर डी यानी प्राचीन बलित है। यूराल पर्वत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो प्राचीन बलित पर्वत के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्रवाही जल या नदी द्वारा अपरदन चक्र को अपरदन सामान चक्र कहते हैं। इसलिए सामान चक्र कहते हैं कि बहते या प्रवाही जल का कार्य अन्य अपरदन के कारकों को अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे जो महत्वपूर्ण अपरदन का कारक, अपरदन का जो कारक है वो है भूमिगत जल, यानी वायुमंडल की ऊंचाई 1629,000 किलोमीटर पाई जाती है, परंतु धरातल से केवल 800 किलोमीटर ऊंचा वायुमंडल ही अधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के आधार पर वायुमंडल में ट्रोपोपाज, स्टोपाज, मेसोपाज एवं मैग्नीटोपाज क्रमशः पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाएं यानी पॉसिस का कौन सा क्रम सही है? यानी ट्रोपोपोज, स्टोपोज, मेसोपोज, मैग्नीटोपोज। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, यानी ट्रोपोपोज, स्टोपोपोज, मेसोपोज, मैग्नीटोपोज। यानी समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का वायुमंडल होता है। इसकी ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर तक होती है। 35 किलोमीटर के पास ओजोन मिश्रण अनुपात सर्वाधिक होता है। 20 से 25 किलोमीटर पर ओजोन जो है वो घनत्व अधिक है होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस की अधिकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी भी पूछा गया था प्री में कि ओजोन गैस की अधिकता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 15 से 35 किलोमीटर के मध्य, यानी समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है। इसके ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर तक होती है। 35 किलोमीटर के पास ओजोन मिश्रण अनुपात सर्वाधिक होता है। तो यह 15 से 35 किलोमीटर के
पर ओजोन घनत्व अधिक होता है। तो ओजोन गैस की अधिकता जो समताप मंडल के निचले भाग यानी 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा धुंधला है। सामान्य ताप पतन दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम जो है कम होने की दर है, तो वो कितनी है? जब सामान्य यानी सागर तल से ऊंचाई पर जाने पर प्रति 1000 फीट पर 3.6 का या 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पर तापमान कम हो जाता है ऊपर जाने पर। नेक्स्ट, संपूर्ण पृथ्वी का औसत अल्बेडो कितना है? तो वो है 35। कितना है? 35। यानी सूर्य ताप का केवल 51% भाग पृथ्वी की प्राप्त हो जाता है, जिससे वायुमंडल का निचला भाग गर्म हो जाता है। किसी भी सतह के विकिरण की गई ऊर्जा के परिवर्तित भाग को अल्बेडो कहा जाता है। यानी किसी सतह के विकिरण की गई ऊर्जा को परिवर्तित भाग को हम अल्बेडो कहा जाता है। अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं? तो अधिकतम जो तापमान है वो कर्क तथा मकर रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी पवनें हल्की व न्यूनदाब वाली होती हैं? तो वो यानी कौन सी पवनें हल्की और न्यूनदाब वाली होती हैं? तो वो उष्ण व शुष्क जो पवनें होती हैं वो वायु एक भौतिक वस्तु है जो विभिन्न गैसों का मिश्रण यांत्रिक मिश्रण होती है। ये इनका अपना स्वयं का भार होता है जिसमें वायुदाब, जिसे हम वायुदाब कहते हैं। तापमान अधिक तो दाब कम, और तापमान जब कम हो तो दाब अधिक होता है। उष्ण एवं शुष्क पवनें न्यून दाब वाली होती हैं। इनका तापमान और वायुदाब में विपरीत हमें देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है। यानी भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार और पूर्व पश्चिमी विस्तार है। तो हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर दक्षिण। जो उत्तर और दक्षिण का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, और जब हम देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर तो वो 2933 किलोमीटर है। यानी भारत की आकृति लगभग चतुर्भुजाकार है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम फैलाव 2933 किलोमीटर है। दोनों के बीच का अंतर जो है वो 281 किलोमीटर का है। चलिए नेक्स्ट। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो शिव समुद्रम जो प्रपात है वो शरावती नदी पर है। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1887 से 98 में दार्जिलिंग में की गई। इसके बाद दूसरा जल विद्युत गिरह 1902 में शिव समुद्रम के निकट कावेरी नदी पर बनाया गया। यानी दो हैं, जैसे 1887 से 98 में दार्जिलिंग में की गई थी। इसके बाद दूसरा जो है जल विद्युत गिरह 1902 में शिव समुद्रम के निकट कावेरी नदी पर बनाया गया था। जल प्रपात होने के कारण उत्पादन शीघ्र शुरू हो गया था। तो लेकिन शिव समुद्र प्रपात किस नदी पर है? तो वो शरावती नदी पर है। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो वो है विषुवत रेखी में। यानी भूमध्य रेखी जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा सम्माहनीय होती है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। कोई मौसम शुष्क नहीं होता है। सबसे शुष्क महीने की वर्षा 6 से 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम देखेंगे सी नंबर जो है, जो कि वेस्टीज में है, बिली बिली वेस्टीज में है, जो कि ये बिल्कुल ही
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो बिली है वेस्टिड में, यानी ये गलत है। बिली जो है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सुमेलित जो नहीं है वो बिली यानी ऑस्ट्रेलिया में जो है ये मैच नहीं कर रहा है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है तो वो कितनी पाई जाती है? तो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। सागरीय लवण की मात्रा तथा वितरण पर अक्षांशों का अधिक नियंत्रण होता है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा लवणता को कम कर देती है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। यहाँ पर उच्च तापक्रम एवं उच्च बाष्पीकरण को कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखेंगे 63 क्वेश्चन नंबर, और 63 क्वेश्चन नंबर हमारा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है कि जो टोंगा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में सुमेलित, क्योंकि टोंगा जो है वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। यानी नहीं पूछा है तो नहीं इसमें है टोंगा, क्योंकि टोंगा जो है वो प्रशांत महासागर में है। चैलेंजर की बात करें तो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। सुंडा की बात करें तो उत्तरी हिंद महासागर में, और वाल्डिविया की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में। इस प्रकार से हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये एलटी और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद।